फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, एक नाम जो अब गूंजता है पावर के साथ, लग्जरी के साथ। लेकिन उनकी कहानी शुरू हुई थी काफी मामूली ढंग से। इटली के एमिलिया रोमाग्ना के उपजाऊ मैदानों में किसानों के परिवार में जन्मे। वो अपने हाथों से जमीन जोतते थे। वो इटली की गर्म धूप में अंगूर उगाते थे। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो मिट्टी से जुड़ी थी, एक ऐसी जिंदगी जो मौसमों की पुरानी रिदम पर चलती थी। फिर भी यंग फेरुचियो को एक अलग खिंचाव महसूस हुआ, एक अलग कॉलिंग। धरती अच्छी थी हां, लेकिन मशीनें उनके लिए मैजिकल थीं। वो इरेजिस्टिबली इंजनों की तरफ खींचे चले जाते थे, गियर्स और पिस्टन्स के पेचीदा नाच की तरफ। उनकी किसानी परवरिश ने उन्हें प्रैक्टिकलिटी के अनमोल सबक सिखाए। इसने उनके अंदर हर मुश्किल का हल निकालने की गहरी सोच भर दी। ये सॉलिड फाउंडेशन उनके सभी फ्यूचर कामों में बहुत इनवैल्यूएबल साबित हुई। उनके यूथ का इटली एक बदलता हुआ देश था। वॉर गुजर चुकी थी अपने निशान छोड़कर, लेकिन लोगों में एक नई एनर्जी उभर रही थी। उनका जन्म एक स्प्रिंग के दिन हुआ था, अप्रैल 28, 1916, रेनाजो डिसेंटो के छोटे से सीधे सादे गांव में। उनके पेरेंट्स एंटोनियो और एवेलिना लैम्बोर्गिनी मामूली अंगूर किसान थे। फेरुचियो के लिए उनकी होप्स थीं कि वो जमीन पर फैमिली ट्रेडिशन को जारी रखेंगे, लेकिन उनका हार्ट एक लड़के के तौर पर भी बिल्कुल अलग रिदम पर धड़कता था। ये इंजनों की लगातार चलने वाली रिदम थी जिसने उन्हें कैप्टिवेट कर लिया था। वो अक्सर फार्म शेड में टिंकरिंग करते पाए जाते थे, चीजों को अलग करते हुए, केयरफुली उन्हें वापस जोड़ते हुए, उनके अंदर के सीक्रेट समझने की कोशिश करते हुए। उनकी फॉर्मल स्कूलिंग नेचुरली उनके उभरते पैशन की ओर झुकी। वो फ्रैटेली टेडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट पहुंचे। वहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से मैकेनिक्स की स्टडी में डुबो दिया। उन्होंने इंपॉर्टेंट थियरीज तो सीखी ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी रियल प्रैक्टिकल एजुकेशन हैंड्स ऑन काम से आई। वेरियस वर्कशॉप्स में अपने हाथों को थॉरोली गंदा करते हुए, मेटल का डिस्टिंक्ट फील सीखते हुए, वेल्डिंग की प्रिसाइज आर्ट, गियर्स और ट्रांसमिशंस का कॉम्प्लेक्स साइंस। लंबी वॉर आखिरकार 1945 में खत्म हुई। इटली यूरोप के ज्यादातर हिस्सों की तरह स्कार्ड और थका हुआ था, लेकिन इटालियन स्पिरिट में बहुत दम था। नेशन को अर्जेंटली अपनी बिखरी हुई इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने की जरूरत थी। एग्रीकल्चर उसकी रिकवरी के लिए एब्सोल्युटली वाइटल था। फेरुचियो अपने घर लौटे। उन्होंने हर जगह एक प्रेसिंग नीड देखी। फार्मर्स को डेस्परेटली रिलायबल अफोर्डेबल ट्रैक्टर्स की जरूरत थी अपनी जमीन पर काम करने के लिए। एग्जिस्टिंग मशीनें या तो बहुत ओल्ड और ब्रोकन डाउन थीं, या वो ज्यादातर लोगों के लिए फार टू एक्सपेंसिव थीं। यहां उन्हें रियलाइज हुआ एक अपॉर्चुनिटी थी। अपने कैरेक्टरिस्टिक ड्राइव और बाउंडलेस एनर्जी के साथ फेरुचियो ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली काम शुरू कर दिया। उन्होंने वॉर से बचे सरप्लस मिलिट्री व्हीकल्स खरीदकर शुरुआत की। उन्होंने क्लेवरली और एफिशिएंटली इन रोबस्ट मशीनों को बेहद जरूरी एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। उनका पहला वर्कशॉप छोटा था, ये काफी बेसिक था रियली, लेकिन फ्यूचर के लिए उनका विजन बिल्कुल भी छोटा नहीं था। वो प्रिसाइसली समझते थे कि फार्मर्स को एक ट्रैक्टर में क्या चाहिए, पावर, ड्यूरेबिलिटी और सबसे बढ़कर ऑपरेशन और मेंटेनेंस में सिंप्लिसिटी। साल 1948 में लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी SPA ऑफिशियली फाउंड हुई, वहीं सेंटो में उनके होम रीजन में। ट्रैक्टर बिजनेस में सक्सेस ने फेरुचियो को जिंदगी की फाइनर थिंग्स एंजॉय करने के साधन दिए, और उन्हें सर्टेनली उनका टेस्ट भी डेवलप हो गया था। उन्हें पर्टिकुलरली फास्ट लग्जूरियस कार्स बहुत पसंद थीं। उनके पास सेवरल इंप्रेसिव ऑटोमोबाइल्स थीं, स्लीक अल्फा रोमियोस, पावरफुल मासेराटीज और ऑफ कोर्स मरानेलो के प्रांसिंग हॉर्सेस फेरारीज। वो उनके एक्सिलरेटिंग परफॉर्मेंस की डीपली एडमायर करते थे, उनके कैप्टिवेटिंग स्टाइल की। वो खुद एक पैशनेट ड्राइवर थे, एक एंथुसियास्ट जो ट्रूली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की इंट्रिकेसीज को समझता था। वो एक डिसर्निंग कस्टमर भी थे जो परफेक्शन से कम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इसके बाद जो हुआ उसकी स्टोरी अब लेजेंडरी है। फेरुचियो अपनी फेरारी 250 GT के क्लच में पर्सिस्टेंट फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये कार की पावर के हिसाब से बहुत छोटा है, स्ट्रेन पड़ने पर बहुत इजीली टूट जाता है। उन्हें अपने मैकेनिकल नॉलेज से लगा कि ये बेसिकली एक रीपर्पस्ड रेसिंग क्लच था। कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए डिजाइन की गई ग्रैंड टूरिंग रोड कार के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं था।
एक हैंड्स ऑन आदमी होने के नाते जो कभी किसी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटते थे, फेरुचियो ने इस इश्यू को खुद एड्रेस करने का डिसाइडेड किया। उन्होंने एक मीटिंग चाही। वो मरानेलो में एंजो फेरारी से मिले। उनका इंटेंशन अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफर करना था, परहैप्स अपने ओन इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के आधार पर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना था। एंजो, वो इंपीरियस कमेंडेटोरे, अपनी ह्यूमिलिटी या क्रिटिसिज्म को वेल लेने के लिए जाने नहीं जाते थे। सेक्शन 5, सपने देखने की हिम्मत, ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी की लॉन्चिंग। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी आइडल थ्रेट्स या एम्प्टी बोस्ट्स करने वाले आदमी नहीं थे। उनका डिसीजन एक बार हो जाने के बाद स्विफ्ट था। उनका रिजॉल्व फौलाद की तरह फर्म हो गया। वो फेरारी के साथ डायरेक्टली कंपीट करेंगे, हेड ऑन, उनके अपने अरीना में। उनके आसपास मैनी पीपल ने सोचा कि वो ओवरली ऑडेशियस हो रहे हैं। कुछ ने तो उन्हें फूलिश भी समझा। एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स की रेयरफाइड कट थ्रोट दुनिया में वेंचर कर रहा है। ज्यादातर ऑब्जर्वर्स को यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ड्रीम लग रहा था, लेकिन फेरुचियो यूसी ऐसे चैलेंजेस पर ही थ्राइव करते थे। उनके पास अपने ट्रैक्टर बिजनेस से नेसेसरी कैपिटल था और अब उनके पास एक आयरन विल थी। उन्होंने अपने एम्बिशियस प्लान को मोशन में लाने में एब्सोल्युटली नो टाइम वेस्ट किया। मई 1963 में ऑटोमोबिली फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एसपीए ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुई। उन्होंने अपनी न्यू पर्पस बिल्ट फैक्ट्री के लिए सेंट अगाटा बोलोग्नीज टाउन को चुना। यह स्ट्रेटेजिकली मोडेना के क्लोज था। यह एरिया इटली की बर्जनिंग स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री का हार्ट माना जाता था और क्वाइट पॉइंटेडली ये फेरारी के मरानेलो वाले होम बेस के भी बहुत नियर था। उन्होंने एक ट्रूली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इन्विजन की, लार्ज, मॉडर्न, एक्सेप्शनली वेल ऑर्गेनाइज्ड। सेक्शन 6, म्यूरा मास्टरपीस स्पीड का एक नया दौर। फेरुचियो की वेरी फर्स्ट कार लैम्बोर्गिनी 350 जीटी का प्रोडक्शन वर्जन 1964 में सीन पर आया। यह इनिशियल जीटीवी प्रोटोटाइप की तुलना में सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिफाइंड और पॉलिश्ड मशीन थी। रिनाउंड कोच बिल्डर मिलान के टूरिंग ने स्कैग्लियोन की ओरिजिनल डिजाइन लाइंस को सॉफ्टन कर दिया था। बिज्जारिनी का V12 इंजन कार का हार्ट, इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। कार को जनरली ऑटोमोटिव प्रेस और पब्लिक ने वेल रिसीव्ड किया। क्रिटिक्स ने इसकी सोफिस्टिकेशन, कंफर्ट और परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया। यह एक ट्रू ग्रैंड टूरर थी, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए एक वर्दी चैलेंजर। लेकिन द बेस्ट अभी सेंट अगाटा से आना बाकी था। फेरुचियो की यंग इंजीनियरिंग टीम डलारा, स्टैंजानी और वैलेस के दिमाग में एक रेडिकल आइडिया पक रहा था। वो एक मिड इंजन स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते थे। ये लेआउट उस समय एक्सक्लूसिवली प्योर रेसिंग कार्स के लिए रिजर्व्ड होता था। उन्होंने अपने स्पेयर टाइम में चैसी डिजाइन पर काम किया। फेरुचियो इनिशियली इस कॉन्सेप्ट को लेकर स्केप्टिकल थे। वो जनरली फ्रंट इंजन जीटी कार्स प्रेफर करते थे। उन्हें वरीड था कि एक मिड इंजन कार उनके क्लाइंटेल के लिए बहुत नॉइजी होगी। हाउएवर, फेरुचियो अपनी टीम के पैशन और टैलेंट पर ट्रस्ट करते थे। उन्होंने उन्हें अपने डेयरिंग प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड करने की हरी झंडी दे दी। रोलिंग चैसी P400 1965 के ट्यूरिंग मोटर शो में दिखाया गया। ये एक एब्सोल्यूट सेंसेशन था। बिना बॉडी के भी इसने इमेजिनेशंस को कैप्चर कर लिया। ग्रेट नुचियो बर्टोन डिजाइन हाउस के हेड ने इसे वहां देखा। सेक्शन 7, इनोवेशन के आइकन्स, कुंताश और कंटिन्यूड एक्सीलेंस। म्यूरा ने लैम्बोर्गिनी और पूरी ऑटोमोटिव वर्ल्ड के लिए एक इनक्रेडिबली हाई बार सेट कर दिया था। लेकिन फेरुचियो लैम्बोर्गिनी उस तरह के आदमी नहीं थे जो अपनी लॉरल्स पर रेस्ट करें। उनकी कंपनी एक्सेलेंस की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट से ड्रिवन इनोवेट करती रही। वो डिजाइन और इंजीनियरिंग की एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज को पुश करते रहे। सेंसेशनल म्यूरा के फॉलोइंग लैम्बोर्गिनी ने अदर नोटेबल और एक्साइटिंग मॉडल्स रिलीज किए। ड्रामेटिक एस्पडा 1968 में आई। ये एक जेन्युइन 4 सीटर जीटी कार थी, उस समय एक रेयर बीस्ट। गंडिनी की टिपिकली ड्रामेटिक स्टाइलिंग के साथ इसने एम्पल स्पेस और ब्लिस्टरिंग स्पीड दोनों ऑफर किए। उस समय एक यूनिक और कंपेलिंग कॉम्बिनेशन। फिर आई स्लेरो। ये लैम्बोर्गिनी लाइनअप में एक मोर कन्वेंशनल, परहैप्स मोर अंडरस्टेटेड जीटी थी। और फिर थी जरामा। ईच कार अपने ओन वे में अनमिस्टेकेबल लैम्बोर्गिनी डीएनए कैरी करती थी। रॉ पावर, रोड पर एक इम्पोजिंग प्रेजेंस और बॉनेट के नीचे सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग प्रावेस। फेरुचियो पर्सनली सिर्फ वेरी बेस्ट अवेलेबल कंपोनेंट्स यूज करने पर इंसिस्ट करते थे। वो चाहते थे कि उनकी कार्स न सिर्फ ब्लाइंडिंगली फास्ट हों, बल्कि इंपॉर्टेंटली अपने ओनर्स के लिए रिलायबल और कंफर्टेबल भी हों।
हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स की हाईली डिमांडिंग वर्ल्ड में ये बैलेंस स्ट्राइक करना हमेशा डिफिकल्ट होता था। उनकी फार्मर्स प्रैग्मेटिज्म, उनकी डाउन टू अर्थ कॉमन सेंस इन डिसीजंस में हमेशा एट प्ले रहती थी। साल 1971 में लैम्बोर्गिनी ने एक अनसस्पेक्टिंग ऑटोमोटिव वर्ल्ड पर एक और बॉम्बशेल गिराया, LP 500 प्रोटोटाइप। इसने जिनेवा मोटर शो में अपना डेब्यू किया। ये वो कार थी जो इवेंचुअली लेजेंडरी कुंताश में इवॉल्व हुई। सेक्शन 8, तूफान और सेल्स मुश्किल दौर से गुजरना। डिस्पाइट क्रिटिकल अक्लेम और आइकॉनिक कार्स, ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी ने सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस किए। 1970s में सीवियर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया। फ्यूल प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर पहुंच गईं। सुपर कार्स का मार्केट ड्रामेटिकली श्रिंक हो गया। इस शिफ्ट ने लैम्बोर्गिनी को हार्ड हिट किया। उनकी कार्स हाई फ्यूल कंजम्पशन की एपिटमी थी। ये एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टाइम था। वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रही थी। लेबर अनरेस्ट ने परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट की। स्ट्राइक्स ने प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को अफेक्ट किया और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को इंक्रीज कर दिया। फेरुचियो का ओरिजिनल बिजनेस लैम्बोर्गिनी ट्राटोरी भी डिफिकल्टीज फेस कर रहा था। ट्रैक्टर्स का एक क्रूशियल ऑर्डर कैंसिल हो गया। इस इवेंट ने फाइनेंशियल स्ट्रेन पैदा किया। दोनों बिजनेसेस फाइनेंशियली इंटरट्वाइंड थे। एक में ट्रबल दूसरे को अफेक्ट करती थी। फेरुचियो पर प्रेशर बढ़ता गया। फेरुचियो ने अपनी कार कंपनी में अपना हार्ट और सोल लगा दिया था। वो एक डीपली पैशनेट क्रिएटर थे, लेकिन वो एक प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन भी थे। वो खतरे को भांप सकते थे। सेक्शन 9, कभी न खत्म होने वाली दहाड़, फेरुचियो की स्थायी विरासत। अपने ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर बिजनेसेस बेचने के बाद फेरुचियो लैम्बोर्गिनी सिंपली क्वाइट ऑब्स्क्यूरिटी में रिटायर नहीं हुए। वो उनका स्टाइल नहीं था। इंस्टेड वो अपनी अर्लीस्ट रूट्स पर लौटे। उन्होंने एक मैग्निफिसेंट 740 एकड़ की एस्टेट खरीदी। इसे ला फ्योरिता कहा जाता था। यहां उन्होंने हाई क्वालिटी वाइन प्रोड्यूस करना शुरू किया। उनकी एक वाइन का नाम सांगे डी म्यूरा रखा गया, लेकिन ये उनकी ऑटोमोटिव लेगेसी थी जिसने उन्हें ट्रूली डिफाइन किया। ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी उनके डिपार्चर के बाद सेवरल ओनरशिप चेंजेस से गुजरी। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का देहांत फरवरी 20, 1993 को हुआ। उन्होंने अपने नाम को ऑटोमोटिव एक्सट्रीमिटी, डेयरिंग और रॉ पावर का ग्लोबल पर्याय बनते देखा।